नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूँ कहें कि इसके बिना काम नहीं होने वाला। इसीलिए इस सीरीज़ में आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए ताकि आप इसका मैक्सिमम लाभ ले सकें। ये जो टॉप 500 सीरीज़ है, आप जानते हैं कि हम इसके पहले से ही टॉप 300 की सीरीज़ चला रहे हैं और लगातार 4 सालों से कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है, इसकी नोट भी दी जाती है आपको। फिलहाल ये सारी सबूत वाली वीडियोस आपने देखी हैं, आप जानते हैं कि टॉप 300 बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि इसके अलावा कुछ मत पढ़िए भाई, बस इतना ही तैयार कर लीजिए, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि फिर मैंने ये क्यों शुरू कर दिया। इसके बारे में मैंने बहुत पहले सोचा था, बैकग्राउंड में काम कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा आपको सरप्राइज़ देना चाहिए, इसलिए बताया नहीं। ये टॉप 500 सीरीज़ इसलिए शुरू की गई है क्योंकि टॉप 300 में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ और ऐड किया जाना चाहिए। ये एमसीक्यू सीरीज़ है, जो टॉप 500 है ये एमसीक्यू सीरीज़ है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि टॉप 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस उस करंट अफेयर के आधार पर जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं उन्हें हम क्वेश्चन के रूप में बदलेंगे। जब टॉप 300 हम टॉपिक्स पढ़ते हैं तो सामान्य तौर पर हमने टॉपिक का कंसेप्ट समझा। हालांकि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि कहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन बात कहना और प्रश्न बनाकर दिखाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। इसीलिए मैंने सोचा कि हम आपको प्रश्न बनाकर दिखाएं कि जो 500 टॉपिक्स हैं उनसे प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं, और सिर्फ बात प्रश्न बनाने की नहीं है। हम इसी के माध्यम से आपको समझाएंगे कि यूपीएससी का पैटर्न किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप पहले से यूपीएससी का पैटर्न समझ रहे हैं, रोज़ उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो आपके लिए एग्ज़ाम खेल हो जाता है। और अगर आपने पैटर्न नहीं समझा है तो दूसरों की बातें सुन के आपको कभी लगेगा कि बहुत आसान है, कभी लगेगा बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता है, और इसी हवाबाजी के चक्कर में टाइम निकल जाता है, एग्ज़ाम में जाके फेल हो जाते हैं। इसीलिए पैटर्न को सटीकता से समझना बहुत ज़रूरी है। हम एक एक प्रश्न के माध्यम से यूपीएससी का पैटर्न समझ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि हम ऐसे किसी भी अरे गरे टॉपिक को नहीं ले रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारी पहचान ही यही है कि हम थोड़ा सा ही पढ़ाएंगे और यहीं से आपका कट ऑफ क्वालिफाई करा देंगे, उससे पार लेके चले जाएंगे आपको। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। यहाँ पता चलेगा कि टॉपिक तो हमने जान लिया कि महत्वपूर्ण है, लेकिन टॉपिक के किस हिस्से से कौन सी लाइन प्रश्न के रूप में बनाई जा सकती है वो आप यहाँ देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और मज़ेदार चीज़ ये है कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। यानी कि इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ज़िम्मेदारी से बात कहता हूँ और पहली बार नहीं कह रहा हूँ, पिछले 4 सालों से कह रहा हूँ कि इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए। कुछ ही महीनों में आप सब कुछ तैयार कर सकते हैं, आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब आपको यकीन ना हो तो ये सबूत वाली वीडियोस देख लीजिए, पहले से वीडियोस पढ़ी हुई हैं उनके साथ वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ भाई पहले पढ़ाया गया था, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए गए। अब तो खास बात यह है कि अब इंग्लिश में भी आपको नोट दी जा रही है, बहुत ही शानदार नोट, फॉर्मेट चेंज किया गया है, पहले से बेहतर बनाया गया है। तो हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश में भी नोट दी जा रही है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी एडवांस में नोट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दी जा चुकी है। और आने वाली जो वीडियोज़ हैं इस सीरीज़ की, उनकी भी एडवांस में नोट दी जा चुकी है, ताकि अब इसके बाद जो वीडियो आएगी आपने नोट पहले से पढ़ लिया, प्रश्नों को पहले से प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद आप समझेंगे कि अच्छा प्रश्न भी मैंने पढ़ लिया, समझ भी लिया, सही गलत जो भी करना था कर लिया, लेकिन इसको ऐसे भी देखा जा सकता था, इसकी व्याख्या में ये बातें शामिल हैं जो हमें याद रखनी है। तब आपका असली रिवीजन होगा, तब आपको असली मज़ा आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा है कि इस सीरीज़ की सारी नोट आपको पहले एडवांस में दी जाएगी, उसके बाद वीडियो आएगी। हालांकि टॉप 300 में भी यही बात शामिल है, उसमें भी टॉप 300 की स्टैटिक नोट, सारी नोट आपको दी जा चुकी है। आप अभी ले लीजिए, 1 हफ्ते में तैयार कर लीजिए, आपका 90% काम हो चुका है, टेंशन ही नहीं है। उसके बाद से रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। ये सारी नोट लेने के लिए आपको क्या करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिए, आपको नोट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जाकर नोट ले लीजिए। या फिर स्टडी विद मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी आपको नोट मिल जाएगी। इस सीरीज़ की भी नोट, हालांकि मैंने इसके बारे में बात नहीं की थी कि इसकी नोट देंगे, बताया नहीं था कि ये सीरीज़ आएगी, फिर भी इसकी नोट हम आपको ग्रुप में दे रहे हैं, जो यूपीएससी 2026 वाले ग्रुप में जुड़े हैं। और ऐप में भी उस बैच में आप जुड़ेंगे तो आप ले लेंगे। बाकी टॉप 300 वाली नोट मिल ही रही है, तो जाइए ले लीजिए। और फिलहाल अब चलते हैं इस सीरीज़ के क्वेश्चंस देखते हैं, उनकी व्याख्या समझते हैं और टॉपिक्स को तैयार करते हैं। ठीक है जी, चलिए। पहला प्रश्न देखिए, खूब ध्यान से एक एक कथन को समझिए,
उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्नों को सही करने की शुरुआत यहाँ से होती है कि आप किसी भी प्रश्न को कितने ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। आपने टॉपिक खूब अच्छे से पढ़ा है, लेकिन प्रश्न को समझने में जल्दबाजी कर दिया तो आपसे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए एक एक कथन को खूब ध्यान से समझिए। प्रश्न है कि भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और उन्हीं के आधार पर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, बताना है कौन कौन से सही हैं। ठीक, पहला कथन कह रहा है ये जो निर्वाचन आयोग है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराता है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसके पास आदर्श आचार संहिता को लागू करने की शक्ति होती है, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है। ठीक, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। अच्छा, तीसरा कथन देखिए, पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के चुनाव के संचालन में इसकी कोई भूमिका नहीं होती। समझ लिया। अब आपके सामने कूट बनाए गए हैं, आपको बताना है कि पहला और दूसरा सही है या फिर पहला और तीसरा सही है, केवल 3 सही है या फिर तीनों सही है। इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, आप अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके उत्तर सोच लीजिए, उसके बाद से मैं आपको उत्तर बताता हूँ और साथ ही साथ इस टॉपिक को तैयार करेंगे। सोच लिया। यहाँ देखिए, इसके 2 कथन सही हैं। इसका क्या मतलब है, कौन से 2 सही हैं, ध्यान से समझिए। पहली बात कि जो निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है जिसकी जो स्थापना है वो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। एक कथन तो यही से बन जाता है। और यूपीएससी ने इस तरह के प्रश्न खूब बनाए हैं कि कौन सी संस्था संवैधानिक है या वैधानिक है। इस तरह से प्रश्न आपने खूब देखे हैं, मैंने सबूत भी दिखाया है। और यूपीएससी सहित पीसीएस परीक्षाओं में अनुच्छेद 324 पूछा गया है। ये तथ्य याद रखिएगा इस टॉपिक के तहत। अच्छा, यह लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं तथा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराता है, उसके लिए उत्तरदायी है। यानी कि ये कथन सही है, दिया भी गया था। बात समझ में आ गई। इसके बाद आदर्श आचार संहिता जो है निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए जारी किया गया एक निर्देशों का समूह होता है। इसमें बेसिकली बताया जाता है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। धार्मिक आधार पर आप वोट नहीं मांगेंगे, जातिगत आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, किसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, इस तरह की बातें। हालांकि इसका उल्लंघन खूब होता है। फिलहाल ये बात आपने जान लिया। हालांकि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इस तरह की जो बातें हैं यूपीएससी इनका इस्तेमाल खूब करती है कि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, इसको कानूनी समर्थन मिला हुआ है, कोई लाइन लिख दी गई है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, ये कथन आपको दिया गया था, ये गलत है। इसकी जो वैधता है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम से नहीं प्राप्त होती, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ये कथन सही नहीं है। 3 में से एक सही हमने पाया, दूसरा गलत है। इसके बाद एक और कथन था जो कि सही था, उसके बारे में थोड़ा और समझ लेंगे। अच्छा, आदर्श आचार संहिता की जो उत्पत्ति है 1960 में केरल विधानसभा के चुनाव से हुई थी, जब राज्य प्रशासन ने राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता तैयार की थी। यानी कि एक ऐसे ही अनौपचारिक रूप से शुरू किया गया इसको, और उसके बाद से मान लिया गया कि हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे हमें लागू करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकायदा कानून बनाया गया है, कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया गया है, ये व्यवस्था नहीं है। ये चीज़ें तुरंत दिमाग से फिसल जाती हैं। ऐसा लगता है कि हाँ यार, चुनाव के दौरान इसकी खूब चर्चा होती है, कोर्ट तक मामला कभी कभी पहुंच जाता है, तो हो सकता है कानूनी रूप से इसको बाध्यकारी बनाया गया हो। तो यहाँ पे संभावना है कि आप गलती कर सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। भारत निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के लिए चुनाव नहीं कराता है। इन चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा किया जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि चुनाव आयोग की जैसे ही बात आती है और अगर आपने कम पढ़ा है, आपको समझ नहीं है, तो लगेगा कि हाँ भाई सारे चुनाव करा ही रहे हैं। हो सकता है कि पंचायत में आपको थोड़ा सा डाउट हो, लेकिन जहाँ नगर पालिकाओं की बात आ जाए तो लगे कि नहीं नहीं वही कराता होगा। ध्यान रखिएगा, हर राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाता है, ठीक है, और वही निर्वाचन आयोग जो पंचायती राज के चुनाव हैं और नगर पालिकाओं के चुनाव वो कराता है, उसी के लिए उसका गठन किया जाता है। ठीक है,
संविधान का अनुच्छेद 243 के और 243 ZA, इसके तहत ये स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, ये भी संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस हिसाब से हमने पाया कि तीसरा कथन भी सही है। बात समझ में आ गई, आपने क्वेश्चन भी समझ लिया, कहाँ कहाँ पेंच हो सकता है ये भी समझ लिया, और इस टॉपिक के भी महत्वपूर्ण तथ्यों को आपने तैयार कर लिया। इस तरह से हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी परिषद के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है आपसे, 3 कथन फिर से दिए गए हैं, ध्यान से समझिए। कहा गया है पहले कथन में कि जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है। हर साल 1 या 2 प्रश्न आपको ऐसे मिलते हैं जिसमें ये जानकारी आपसे मांग ली जाती है कि भाई संस्थाओं के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा देख लीजिए कि कानून बना के इनको बनाया गया है कि संविधान में संशोधन करके या उसमें किसी अनुच्छेद में इनको शामिल किया गया है, थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए। तो जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित किया गया है, 279A। ठीक है। अच्छा, परिषद को यह अधिकार है कि वह निर्णय ले सके कि पेट्रोलियम उत्पादों को कब जीएसटी के अंतर्गत लाया जाएगा। यानी कि इसके बहुत सारे अधिकार होते हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल दिया गया है कि क्या ये अधिकार है कि पेट्रोलियम के उत्पादों को कब जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए, कब ना लाया जाए। ठीक, ये आपको बताना है। अच्छा, जीएसटी परिषद की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों की 2/3 की उपस्थिति होती है। कोरम का मतलब ये होता है, हर संस्था में, बड़ी संस्था में ऐसी व्यवस्था होती है, जैसे लोकसभा में भी है, राज्यसभा में है, विधानसभाओं में है, कि बैठक हो रही है, कितने लोग होंगे तो बैठक आगे बढ़ेगी। पता चले कि 4 लोग आए हैं और 100 लोगों की सभा है तो बैठक आगे नहीं बढ़ पाएगी। यार भाई 4 लोगों में क्या डिस्कशन होगा, कम से कम इतने लोग 10% 20% ऐसे कुछ आने चाहिए ताकि बात बने कुछ। तो ऐसे इसमें कोरम की जो बात आ रही है, कहा जा रहा है कि 2/3 की उपस्थिति होनी चाहिए। अब ये 3 कथन आपके सामने हैं, कूट आपके सामने है। अब आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे कि क्या करेंगे, जो भी करना है अभी करिए, वीडियो को पॉज करके। मैं तो आपको नकल करके बताऊंगा क्योंकि मैंने ही नोट बनाया है, मैंने सब कुछ तैयार किया है, तो मुझे तो आंसर पता ही है, इसलिए आप सोच के बताइए। इसका ए सही है, इसका क्या मतलब है आप समझ चुके हैं। फिलहाल मैं आपको थोड़ा और विस्तार से समझाता हूँ ताकि ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो सके। इसे हमने और अच्छे से कवर किया। टॉप 300 वाली जो वीडियो है अभी आपको नोट दी गई इकोनॉमी की, उसमें है जीएसटी परिषद भी। तो वस्तु और सेवा कर परिषद जो है उसके बारे में आपको कौन कौन सी बातें जाननी है। ये जो परिषद है संविधान के अनुच्छेद 279 और 89 में कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो 279 आप कह लीजिए, 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसको पकड़ने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जिसके लिए संविधान के किसी अनुच्छेद में कोई बात की गई है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ संविधान में इसको कहीं रखा गया है। संविधान में संशोधन करके कोई संस्था बनाई गई है तो भी आप समझ जाएंगे, पकड़ लेंगे। बहुत सारी संस्थाएं संविधान के बनने के साथ ही चली आ रही हैं, चुनाव आयोग हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, इस तरह का, तो आप उन्हें और आसानी से गेस कर सकते हैं। तो ये तो बात सही हो गई भाई कि अनुच्छेद भी सही है और संवैधानिक निकाय है। अच्छा, इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा बनाया गया था। यह कथन कई बार पूछा जाता है, पीसीएस परीक्षाओं में भी पूछा गया, यूपीएससी ने भी इसको लेके अलग तरीके से क्वेश्चन बनाया है, ध्यान रखिएगा। जीएसटी परिषद को यह विशेष अधिकार है कि वह अनुशंसा कर सके कि कच्चा तेल, पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में कब लाया जाए। ये शुरू में इस तरह से क्वेश्चंस पूछेगा। यूपीएससी ने जीएसटी पे खूब प्रश्न पूछे हैं जब से जीएसटी आया है, आगे भी पूछा जा सकता है कि किन किन उत्पादों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। ऐसे भी पूछा जाता है कि किन किन उत्पादों पर जीएसटी लगती है। कई प्रश्न ऐसे पूछे गए अब तक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, और इसका जो अधिकार है इसी परिषद के पास है। ठीक। अच्छा, वर्तमान में ये उत्पाद जीएसटी से बाहर हैं, परंतु परिषद यह तय कर सकती है कि इन्हें कब शामिल किया जाएगा। अब मान लीजिए आपने ये जान लिया, दोनों को मिला के एक जानकारी हो गई। यूपीएससी ने कह दिया कि डीजल पर कितना % जीएसटी लगता है, 2%, 4%, 5%, 18%, ऐसे करके एक ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। अब आप लगे दिमाग लगाने की यार कितना % लगना चाहिए, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिन पर फिलहाल जीएसटी नहीं लगती। वो अलग बात है, शिक्षा पे लग जाए, दही पे लग जाए, खाने पीने की चीज़ें पे लग जाए, लेकिन इस पे नहीं लगता। खैर
ये अलग डिबेट की बात है, मेंस में इस पर डिस्कस करेंगे। ये बात आपने जान लिया। परिषद के नियमों के अनुसार जीएसटी परिषद की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों की संख्या का आधी संख्या होनी चाहिए, 50% होने चाहिए, ठीक है। अतः जो तीसरा कथन था 2/3 वाला मामला, वो गलत हो गया। इसका अर्थ है कि बैठक के वैध होने के लिए कम से कम 50% सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है, तभी माना जाएगा कि बैठक हुई है और इसमें कोई निर्णय लिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में खूब खबरें आती हैं अक्सर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के संदर्भ में, ख़ासतौर से भारत का कोई मामला हो तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये चर्चा में आ जाता है, चर्चा में आता है, इसकी वजह से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम संक्षिप्त में कहेंगे ICJ, ठीक है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें कहा जा रहा है कि 15 न्यायाधीश होते हैं। ICJ का मतलब समझ रहे हैं ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो उसको ICJ हमने कर दिया। 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा स्वतंत्र रूप से मतदान करके 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। ये सीधा सीधा तथ्य है। यूपीएससी आजकल छोटे छोटे तथ्य भी पूछ ले रही है, ये तो उस संस्था के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, तो आपको याद होना चाहिए। और पहले तो यही देखना है अभी कि इस प्रश्न के तहत दिया गया है तो ये सही भी है कि नहीं, हालांकि अभी हम बात करेंगे विस्तार से। दूसरा है कि इसमें 2 न्यायाधीश एक ही देश के नागरिक नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होगा कि एक देश से 2 न्यायाधीश उसमें शामिल हो गए हैं, ठीक है। और न्यायाधीशों को पुनः निर्वाचित होने की अनुमति नहीं होती। एक बार न्यायाधीश बन गए तो दोबारा से भी आप आगे चल के न्यायाधीश बन सकते हैं, ये व्यवस्था नहीं है। अभी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, अभी मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बस कथन को समझा रहा हूँ। अच्छा, यदि कोई पक्ष इस न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं करता है, 2 देशों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई मुद्दा है या कोई ऐसा मामला आया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो उसके जो पक्ष हैं उनमें से कोई उसके निर्णय का पालन नहीं करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उसके निर्णय को लागू करवा सकती है। कोई कह दे ट्रंप टाइप का पगलेट आदमी कि हमारे देश का ये व्यक्ति है, इस पे मामला चल रहा था, ये संस्था है, जो भी है, हम इसे नहीं मानते, तो क्या ऐसा है होगा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की, वो कह दे कि नहीं इसको तो लागू हम करवा कर रहेंगे। क्या ऐसा है? बहुत ही अच्छे कथन है। इस संस्था के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल देख लीजिए यहाँ पर कूट बनाए गए हैं, अपना उत्तर देख लीजिए, सोच लिया। चलिए, इसका बी है, यानी कि कोई एक गलत है। कौन सा गलत है आप समझ चुके हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, इस टॉपिक को तैयार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, अब कंफर्म हो गया, ठीक है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ये 9 वर्ष की जगह 10 वर्ष, 15 वर्ष ऐसे किया जा सकता है, और ख़ास तौर से 15 वर्ष लिखने की संभावना ज़्यादा है। यूपीएससी के 30-32 साल का पेपर देखते देखते लगातार सबूत दिखाते दिखाते इतना तो अनुभव हो गया है कि किस टॉपिक पर कहाँ घुमाया जा सकता है। मैंने क्यों कह दिया कि 15 वर्ष भी लिखा जा सकता है, क्या कारण है? अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि जो लोग गंभीरता से पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक। और यहाँ पर हमने लिख दिया कि 15 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसको हमने अगर उल्टा कर दिया कि 9 न्यायाधीश होते हैं और 15 साल के लिए चुने जाते हैं, तो बहुत संभावना है कि जिन्होंने पढ़ा है वो भी एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में जल्दबाजी में इसे गलत कर सकते हैं, और उन्हें लगेगा कि ठीक है, अरे यार 9 भी था, 15 भी था, सही बात है, ठीक है, ऐसा ही तो है। तो यूपीएससी ऐसे भी घुमाती है, तथ्यों को सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो 9 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। ये अंग एक साथ लेकिन अलग अलग मतदान करते हैं, ठीक है, ये तो सही हो गया। मतलब चुनने के लिए जो अंग की बात की गई है, ये जो महासभा है और सुरक्षा परिषद है, वो अलग अलग मतदान करते हैं, फिर इन्हें चुना जाता है, ठीक। निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको न्यायाधीश बनना है, तो महासभा में भी आप कैंडिडेट होंगे, वहाँ चुनाव होगा। अगर आपको जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे बहुमत मिल गया तो ठीक है, एक सीढ़ी आपने पार कर ली है। लेकिन सुरक्षा परिषद में भी चुनाव होगा और आपके साथ वही कैंडिडेट रहेंगे जिनको महासभा में भी वोट मिला है। यहाँ भी आपको बहुमत में आना पड़ेगा। जो व्यक्ति दोनों में बहुमत में आता है उसे चुना जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
इसके कोई भी दो न्यायाधीश एक ही देश के नागरिक नहीं हो सकते। अब ये कंफर्म हो गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत से कोई न्यायाधीश है, सोचें कि एक और न्यायाधीश डाल देते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और न्यायाधीश पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं, तो ये बात आपको समझनी होगी। और इसी में एक पेंच है, दो नागरिक एक ही देश के हैं, दो व्यक्ति, वो तो नहीं हो सकते, लेकिन जो चुनाव होता है उसके लिए पुनः पात्र होते हैं, मतलब पुनः चुनाव जीत के एक व्यक्ति फिर से न्यायाधीश बन सकता है। इस वजह से ये गलत है, ठीक है ना। इसी तरीके से यूपीएससी कथन बनाती है, आधी बात सही होगी आधी बात गलत होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि किसी मामले में कोई पक्ष इसके निर्णय का पालन करने में विफल हो जाता है या नहीं करता है, तो दूसरा पक्ष मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लेके जा सकता है कि भाई ये निर्णय आया है, ये तो बात ही नहीं मान रहे। तो वो क्या करेंगे, सुरक्षा परिषद तब निर्णय को लागू करने के लिए उपाय कर सकती है कि अच्छा ठीक है, इसका इलाज करते हैं हम। तो ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट के बारे में आप जानते हैं हर साल ये मुद्दा चर्चा में रहता है और खूब यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, मेंस में। तो ज़रा देख लीजिए कि क्या प्रश्न है। पश्चिमी घाट सामान्यतः ऊंचाई में अधिक और अधिक सुसंगत होते हैं, जबकि पूर्वी घाट जो है वो खंडित रूप में पाए जाते हैं। हमने इसके बारे में खूब पढ़ा है, नोट आपको दी गई है, सबूत भी हमने दिखाया है जब यहाँ से क्वेश्चन आए थे। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और वैश्विक स्तर पर 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। अच्छा, यह उत्तर में तापी नदी से लेकर भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये 3 कथन आपको दिए गए हैं, खूब ध्यान से, ईमानदारी से, तसल्ली से समझ लीजिए और उसके बाद आप इनमें से खोजने की कोशिश करिए कि कौन सा विकल्प आप चुनेंगे। क्या सारे सही हैं या फिर कोई 1 2 ऐसे करके सही है, देख लीजिए। बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। यहाँ देखिए, हमने देख लिया, उत्तर आपको समझ में आ गया कि बात तो सही है, तीनों सही हैं, लेकिन कैसे, थोड़ा और समझ लीजिए। पश्चिमी घाट सामान्यतः ऊंचाई में अधिक और अधिक सुसंगत है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये भारत का नक्शा बनाया, ये वाला हिस्सा जो है पहाड़ी का, ये पश्चिमी घाट होता है, और ऐसे पूर्वी घाट भी है, ये भी पहाड़ भी, इधर भी पहाड़ है, ठीक। और ये जो बीच का हिस्सा है इसको हम प्रायद्वीपीय पठार बोल देते हैं। अब मामला ये है कि जो पश्चिमी घाट है, अभी मैंने बताया, वो अधिक सुसंगत है, मतलब ऐसे पहाड़ी जो है मिली हुई है, बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। जबकि पूर्वी घाट खंडित रूप में ऐसे ऐसे, मतलब पहाड़ी है, बीच में गैप है, फिर पहाड़ी है, इन्हीं गैप से जो है आप देखेंगे नदियाँ बह रही हैं, जाके आगे बढ़ के डेल्टा बना रही हैं। तो ये अंतर हो गया, ये पहली बात सही हो गई। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है, जबकि चोटियाँ जो हैं 2400 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पहुंचती हैं। इसके विपरीत पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर है लगभग। औसत ऊंचाई की बात हो रही है, कहीं कहीं पे ज़्यादा भी है, कहीं कहीं पे कम भी है। औसत का मतलब एवरेज निकाल दिया गया है। पश्चिमी घाट एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और विश्व के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। तो ये बात भी सही हो गई। ये तथ्य आपको याद होने चाहिए, महत्वपूर्ण है। बाकी नोट में तो विस्तार से है ही, हमने तुलना भी किया है, बहुत विस्तार से हर चीज़ को कवर किया है। नोट आप तुरंत ले लीजिए और उसको अच्छे से तैयार करिए। यहाँ देखिए, यह भारत के पश्चिमी तट के साथ विस्तृत एक पर्वतमाला है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए जानी जाती है। ये बहुत खूबसूरत लाइन है जिसे आप मेंस में लिख सकते हैं। पश्चिमी घाट की पर्वतमाला उत्तर में तापी नदी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है ये फैली हुई है। इसे केप कोमरिन भी कहा जाता है कन्याकुमारी को, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ तक फैली हुई है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, ये हमने नोट में भी शामिल किया है, कि पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैला हुआ है, जैसे उत्तर दक्षिण में, आपको पता है? याद करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में प्रश्न है और इसमें आपको समझना है कि कहीं कोई पेंच तो नहीं, कहीं फंसाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। खूब ध्यान से समझिए। देखिए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों तब आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइम बाउंडेशन में आके कि हाँ 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आराम से जब हल कर रहे हैं तो यहीं पर वो मसल बनती है दिमाग की, जिससे आप समझ पाते हैं कि कहाँ पर क्या समझना है, कहाँ पर आपके साथ खिलवाड़ हो सकता है, कहाँ आप फिसल सकते हैं, ये मौका होता है। यहाँ देखिए, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है यह एक ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना है। क्या ये कथन सही है? जिसका उद्देश्य भारत भर में निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए
किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना है। ये पहला कथन है। इस योजना के दो घटक हैं, एक शहरी गरीबों के लिए है और ये जो विलेज वाला है वो ग्रामीण गरीबों के लिए है। इनका कार्यान्वयन क्रमशः आवास और शहरी कार्यान्वयन मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। क्रमशः जब जहाँ लगाया जाता है, इसका सीधा सा मतलब है कि इसके ऊपर 2-3 बातें की गई हैं और उसी क्रम में उनसे जुड़ी हुई 2-3 बातें सेम है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ है, ए कर लेते हैं, अमित है, बी कर लेते हैं, भोलू है, सी कर लेते हैं, सी रहने देते हैं, और इसके बाद से हम कह देते हैं सीता है और रीता है। तो हमने कहा कि ए और बी की शादी क्रमशः एस और आर से हुई है। इसका मतलब है कि ए की शादी एस से, बी की शादी आर से। ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते, ख़ास तौर से एग्ज़ाम में जल्दबाजी में। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको समझा दूँ। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। 2022 तो बीत चुका है। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ये अभी भी रेलेवेंट है और आपको बताना है कि इसमें से सही कथन कौन से है। ये कूट आपके सामने है और उसके बाद से यहाँ पे आप नकल कर सकते हैं। अगर आपने अपना सोच लिया है तो बी सही है। अब बताइए कौन सही कौन गलत। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, टॉपिक तैयार कर लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना है जिसका उद्देश्य भारत में निम्न और मध्यम आय के लोगों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना है। ये सिंपल सी बात है। आवास योजना में घर बनाए जाते हैं, ये तो आपको पता है। सही हो गया। यह योजना पात्र लाभार्थियों को घर खरीदने या निर्माण करने के लिए होम लोन या सब्सिडी ब्याज, मतलब सब्सिडी पर क्या लिखा जी, ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। हाँ, ये चीज़ दी जाती है। अच्छा, इसके दो घटक हैं। पहला घटक क्या है, शहरी गरीबों के लिए, दूसरा जो है ग्रामीणों के लिए। कार्यान्वयन क्रमशः आवास और शहरी कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये ग्रामीण वाला देखा जाता है। अब इसमें एक चीज़ आप समझिए, 1 मिनट रुकिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। ये जो कथन है दूसरा वाला ये भी सही है, यानी कि जो उत्तर है वो डी होना चाहिए। ठीक है, ये सही है। बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। उद्देश्य 2022 तक सभी शहरी क्षेत्रों में सबके लिए घर उपलब्ध कराना था। तो ये सही है, ये कथन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आंसर को अपडेट कर दूंगा, उसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये झिल्ली रहित कोशिकांग हैं जो अधिकांश यूकेरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा जटिल हो सकता है अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ा है तो। अच्छा, इन्हें प्रायः कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। ये दूसरा है, ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा को कोशिका हेतु उपयोज्य रूप में परिवर्तित करते हैं। ये 3 कथन आपको दिए गए हैं, ध्यान से समझिए। मेरे ख्याल से आप इस पहले कथन में हो सकता है कि शायद फंसें, लेकिन अभी कोई जजमेंट नहीं, आप ध्यान से देख लीजिए, अपना उत्तर चुन लीजिए, उसके बाद से मैं आपको उत्तर दिखाता हूँ। इसका भी सही है। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया अधिकांशतः यूकेरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले झिल्लीबद्ध अंग होते हैं, यानी कि ये बात सही नहीं है। कैसे, थोड़ा समझिए, अभी मैं कथन दिखाता हूँ, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया अधिकांशतः यूकेरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले झिल्लीबद्ध अंग होते हैं। ठीक, और यहाँ देखिए, इस कथन को देखिए, बहुत तेज़ी से आप अगर पढ़ेंगे तो गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ पर झिल्ली रहित लिखा हुआ है, इसकी वजह से एक छोटा सा शब्द आपको बहका सकता है, फिसला सकता है और आप गलती कर सकते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये तथ्य याद कर लीजिएगा। इसको सामान्यतः कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये जो है एडोनसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एटीपी कहते हैं, वो उत्पन्न करता है, जो कोशिका का ऊर्जा स्रोत है। यह ऊर्जा क्या है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण, ये थोड़ा सा कठिन शब्द हो गया लेकिन इसको छोड़ देते हैं, नामक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। यानी कि जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको ये नाम दे दिया गया है। इसके अलावा जो आंतरिक
माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में उत्पन्न होती है। ये जो काम होता है वो कहाँ होता है ये बता दिया गया कि आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में ये काम होता है, ये एनर्जी बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा को कोशिका के लिए उपयोज्य रूप में परिवर्तित करता है, जिसको कोशिका इस्तेमाल कर सकती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूपीआई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं, आगे पूछे जा सकते हैं। अब ध्यान से समझिए। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यूपीआई की सीमा पार कार्यदक्षता, सीमा पार से मतलब अभी देश के बाहर, कार्यदक्षता द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से सक्षम होती है और इसमें स्विफ्ट एकीकरण की आवश्यकता नहीं होती। स्विफ्ट के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, नोट भी दी थी, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यूपीआई की वैश्विक साझेदारियों के लिए उत्तरदायी संस्था है। इसके बारे में अलग से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसे सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस जैसे देशों में द्विपक्षीय जुड़ाव के माध्यम से सीमा पार भुगतान के लिए अपनाया गया है। किसे? यूपीआई को। ये 3 कथन आपके सामने हैं, आप अपना उत्तर चुन लीजिए। उसके बाद से मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा और ये टॉपिक भी तैयार कराऊंगा। ठीक, यहाँ देखिए, तीनों बातें बिल्कुल ठीक लग रही हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार भारत और साझेदार देशों या भुगतान नेटवर्कों के बीच द्विपक्षीय समझौतों पर आधारित है। 2 देशों के बीच समझौता होता है आपसे कि ठीक है हम यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे, होता है। यह पारंपरिक बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किए जाने वाले वैश्विक संदेश प्रणाली, जिसको हम स्विफ्ट कहते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में, जैसे भारत का कोई बैंक है, एसबीआई है, ब्रिटेन का कोई बैंक है, अमेरिका का, उनके बीच में जो संदेश भेजे जाते हैं, जो लेन देन की जानकारी दी जाती है, उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है स्विफ्ट। इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। फिलहाल वो इस पर निर्भर नहीं होता है, ये थोड़ा उससे अलग है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बजाय यूपीआई जो है वो रियल टाइम भुगतान, रेल और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसको एपीआई कहते हैं, एपीआई के बारे में भी हमने पढ़ा है। इसके माध्यम से विदेशी प्रणालियों के साथ एकीकृत होता है, ये आपको मिल जाएगा, नोट में है, उसके साथ एकीकृत है। अच्छा, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, एनआईपीएल, जो कि एनपीसीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, मतलब इसी के तहत एक कंपनी है। इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? यूपीआई और रुपे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है, इसका काम ही यही है, इसका मकसद यही है। यह विदेशी सरकारों, बैंकों और भुगतान नेटवर्क के साथ साझेदारी करके सीमा पार भुगतान को संभव बनाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूपीआई को कई देशों में भुगतान प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है, उनको एक साथ जोड़ा गया है। जैसे सिंगापुर में वास्तविक समय में धन हस्तांतरण के लिए पे नाउ के साथ ये जुड़ा हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात में स्थानीय बैंकों और फिनटेक के साथ साझेदारी के माध्यम से ऐसा हो पाया है। फ्रांस, यूपीआई स्वीकृत चुनिंदा व्यापारिक संस्थानों में शुरुआत की गई है इसकी, विशेष रूप से भारतीय पर्यटकों के लिए, जो हमारे यहाँ से पर्यटक जाते हैं उनके लिए पेमेंट करना आसान हो, ये सुविधा बनाई गई है। तो ये बात हमने समझ ली। अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए, इस सीरीज़ का एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे गए टॉपिक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग रूप में आपको दिख जाते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल जाएगा, टॉपिक वही रहेगा। जैसे इसके बारे में यूपीएससी ने पहले भी पूछा है और ये लगातार चर्चा में है, क्योंकि आपदाएँ आ ही रही हैं अलग अलग तरह की। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री NDMA, इसी को हमने शॉर्ट में कर दिया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, NDMA को राज्य सरकारों पर आपदा तैयारी दिशा निर्देश का पालन न करने पर दंड लगाने का अधिकार प्राप्त है। कि मतलब इसने कोई दिशा निर्देश दिया किसी राज्य को और राज्य सरकार ने उसका पालन नहीं किया, तो ये दंड स्वरूप कोई भी कार्रवाई कर सकता है। हो सकता है कि आर्थिक दंड लगा दे। तो क्या ये कथन सही है? अभी हम इसको सही गलत नहीं मानेंगे, आप मान सकते हैं, आपको जवाब देना है। ये देखिए, भारत की आपदा प्रबंधन रूपरेखा जो NDMA के अंतर्गत कार्य करती है, सेंधाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन,
रिडक्शन इसके अनुरूप है, जो सक्रिय जोखिम न्यूनीकरण और लचीलापन निर्माण पर बल देती है। ये एक कथन है। इसमें दो बातें शामिल की गई हैं। पहला तो इस फ्रेमवर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए, अलग से इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये सक्रिय रूप से जो जोखिम है दुनिया भर में उसको कैसे कम किया जाए उसके बारे में ये व्यवस्था बनाई गई है। और इसी से एनडीएमए को जोड़ दिया गया है कि इसी के अंतर्गत ये काम करता है। आप बताइए ये कथन सही है कि नहीं। फिलहाल कोट बना दिए गए हैं, आप अपना उत्तर सोच लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये जो प्राधिकरण है इसकी स्थापना की गई थी 2005 में एक अधिनियम बनाकर। ठीक है, इसके तहत 2006 में बेसिकली इसकी स्थापना की गई थी। 5 में अधिनियम बना था, उसके तहत 27 सितंबर 2006 को इसकी स्थापना कर दी गई। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। देश में सबसे ऊपर का ये निकाय है। उसके अंदर बहुत सारे निकाय होते हैं, राज्यों के अपने प्राधिकरण होते हैं। ठीक, ये इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि यूपीएससी ने एक क्वेश्चन में पूछ लिया था कि प्रधानमंत्री किसके किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसमें ये भी शामिल था। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और एक कैबिनेट मंत्री को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके बाद और भी चीज़ें हमें जाननी है। पूरे देश में आपदा प्रबंधन हेतु ये दिशा निर्देश जारी करता है और समन्वय करता है, लेकिन राज्य सरकारों पर दंड लगाने का कोई अधिकार इसके पास नहीं है। अगर राज्य सरकारें इसकी बात न माने तो ऐसा नहीं है कि ये उन्हें दंड लगा सकता है, उन्हें दंडित कर सकता है किसी भी रूप में। आपदा प्रबंधन मतलब इस हिसाब से तो ये गलत हो गया। आपदा प्रबंधन एक संयुक्त जिम्मेदारी है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है। प्रत्येक राज्य की अपनी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होती है, ये मैंने आपको बताया ही है। इसके अलावा भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, इसको सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 के साथ स्पष्ट रूप से संगत बनाया गया है। यह रूपरेखा जोखिम न्यूनीकरण, लचीलापन निर्माण, सक्रिय योजना और समावेशी तथा सतत विकास को प्राथमिकता देती है। तो ये कथन आपको सही मिल जाएगा इस समय। ठीक, अच्छा, एनडीएमए की रणनीति भी इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। यह केवल प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं है, मतलब प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि तैयारी, न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण पर भी जोर देती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। इस योजना को ध्यान से समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत प्रथम जीवित संतान के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वास्थ्य संबंधी उपलब्धियों से जुड़ी 3 किश्तों में 5,000 की सशर्त नकद सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ पर कई जगहों पर खेल हुआ है आपके साथ। खेल क्या हुआ है कि जांचने की कोशिश की गई है कि आप जानते भी हैं कि नहीं। जैसे ये 5,000 की बात है, ठीक। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, ये आप गेस कर सकते हैं। प्रथम जीवित बच्चे की बात की जा रही है, आप यहाँ पर हो सकता है कि कुछ सोचें। सशर्त नकद देने की बात हो रही है, 3 किस्तों की बात हो रही है। इस तरह से अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं एक ही लाइन में। अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो जल्दबाजी में गलतियाँ होती हैं। फिलहाल अब इसका जो दूसरा वर्जन था सेकेंड 2.0, उसके तहत यदि दूसरी संतान कन्या होती है, लड़की है, तो राज्य विशेष दिशा निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा। ठीक है, ये दूसरा कथन हो गया। तीसरा कथन क्या कह रहा है? नियमित सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं या किसी अन्य कानून के तहत समान मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को भी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक, अब आपके सामने कथन दिए जाएंगे और उनको समझना है, मतलब बताना है कि कौन से सही है। यहाँ देखिए, अब थोड़ा सा नए पैटर्न वाला कथन दिया गया है कि केवल एक, अब कोई भी एक हो सकता है। इसके पहले हम क्वेश्चंस देख रहे थे तो हम समझ रहे थे कि हाँ ये एक मतलब एक, दो मतलब दो, जो दूसरे नंबर पे है। यहाँ केवल एक मतलब कोई भी एक हो सकता है, केवल दो मतलब कोई भी दो हो सकते हैं, केवल सभी तीन मतलब वही सभी तीन, या फिर कोई नहीं। समझ गए? उत्तर अपना सोच लीजिए, बाकी मैं आपको बताता हूँ कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। यहाँ देखिए,
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रथम जीवित संतान के लिए 5,000 की सशर्त नगद सहायता प्रदान करती है। यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है। इसको 3, 4, 2 कुछ भी कहा जा सकता है या एक ही किस्त में दिया जा सकता है। 5,000 को 6,000 बताया जा सकता है। ऐसे यूपीएससी खूब खेलती है, ठीक है। जिनमें से प्रत्येक किस्त विशेष स्वास्थ्य उपलब्धियों से जुड़ी होती है कि शुरू में टीकाकरण हो गया, डिलीवरी हो गई, मतलब इस तरह से अलग अलग स्टेजेस पे पैसे दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 के अंतर्गत यदि दूसरी संतान कन्या हो तो राज्य विशेष दिशा निर्देश के अनुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। तो ये बात भी सही हो गई। अब यह प्रोत्साहन जो है 6,000 रुपये का होता है, जो शिशु के जन्म और 14 सप्ताह के भीतर सार्वभौमिक टीकाकरण पूर्ण होने के बाद एक मुश्त किस्त के रूप में दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दूसरी संतान अगर बच्ची है, लड़की है, तो 6,000 का दिया जाएगा, एक ही किस्त में दिया जाएगा। 14 सप्ताह के भीतर ये टीकाकरण वगैरह पूरा हो जाएगा तब दिया जाएगा। ये तथ्य महत्वपूर्ण है। नियमित सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाएं या ऐसी महिलाएं जिन्हें किसी कानून के अंतर्गत समान मातृत्व लाभ प्राप्त हो रहे हों, वे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि और भी योजनाएं अगर अब उनका लाभ मिल रहा है तो इसकी पात्र नहीं रहेंगी, ठीक है। और बाकी किसी और मतलब सेवा में है, सरकारी सेवा में है, तो और बहुत सारे लाभ दिए जाते हैं कर्मचारियों को, तो उनके लिए यह योजना नहीं है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यह योजना विशेष रूप से उन गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए तैयार की गई है जिन्हें उनके नियोजकों मतलब जिन्होंने नियुक्त किया है या किसी अन्य कानून के तहत ऐसा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। मतलब किसी ने काम पर रखा, वो भी कोई लाभ नहीं दे रहा है, या किसी अन्य कानून के तहत, अन्य योजना के तहत लाभ नहीं मिल रहा है, उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। अगर कथन बना दिया जाए कि भारत की सभी महिलाओं के लिए या सभी पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिए, कथन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये भी खूब चर्चा में है आजकल। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसने टोल संग्रह के लिए फास्टैग नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाया है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID, इस पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इस तकनीक का उपयोग करता है और राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों, एक सेकंड रुकिए तो जरा, हाँ चलिए इस कथन को मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। इसने टोल संग्रह के लिए फास्टैग नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाया है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीक का उपयोग करता है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए ये अनिवार्य है। ये फास्टैग लगाना सबके लिए अनिवार्य है, ये कथन दिया गया है। इसके बाद भारतमाला परियोजना के अंतर्गत NHAI को माल ढुलाई दक्षता में सुधार के लिए आर्थिक गलियारे, अंतर गलियारा मार्ग और फीडर मार्ग विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। ये एक कथन हो गया। अच्छा, इसने एक वाहन के लिए कई फास्टैग के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए तथा टोलिंग दक्षता में सुधार करने के लिए एक वाहन एक फास्टैग योजना शुरू की है। ये 3 कथन है। इसके बाद से कूट दिए गए हैं। कौन से कूट हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। अब अपना सोच लीजिए। अब आपने गेस कर लिया होगा, उसके पहले मैंने आंसर दिखा दिया, फिलहाल कोई बात नहीं। सी सही है, यानी कि सब सही है। अब ध्यान से समझिए। फास्टैग जो है NHAI के द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो RFID तकनीक है, इसका उपयोग करके विकसित की गई एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। बिल्कुल ठीक बात है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर कैशलेस और संपर्क रहित टोल भुगतान को सक्षम बनाता है। आप जानते हैं इसके बारे में कि अब ऐसा नहीं होता कि पहले जैसे उतनी झंझट हो। आप गए, कुछ सेकंड के लिए रुके और स्कैन हो गया आपका फास्टैग, पैसे कट गए आपके अकाउंट से, अब आप सामने का फाटक खुल जाएगा, निकल जाइए। अच्छा, सरकारी नियमों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाणिज्यिक वाहनों सहित सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, आप ये बताइए 2 व्हीलर के लिए अनिवार्य है कि नहीं? कमेंट में बताइएगा। हालांकि यह राज्य की राजमार्गों पर सार्वभौमिक रूप से अनिवार्य नहीं है। अभी हम नेशनल हाईवेज़ की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे तो सभी वाहनों के लिए, वाणिज्यिक के लिए अनिवार्य है।
नेशनल हाईवे पे सार्वभौमिक रूप से अनिवार्य नहीं है जब तक कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इसे अपनाया ना जाए। भारतमाला परियोजना को जोड़कर एक प्रश्न पूछा गया था कि इसके तहत एनएचआई माल ढुलाई और रसद दक्षता बढ़ाने के लिए आर्थिक गलियारे, अंतर गलियारा मार्ग और फीडर मार्ग विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही बात है, इसके लिए भी मार्ग बनाने की जिम्मेदारी इसको दी गई है। एनएचएआई है, ठीक है, टोलिंग संचालन के दुरुपयोग को रोकने के लिए और उसे सुव्यवस्थित करने के लिए एक वाहन एक फास्टैग योजना शुरू की है। यह भी सही बात है, ठीक है। यह एक ही वाहन के लिए कई फास्टैग उपयोग, जिससे टोल संग्रह और प्रवर्तन में भ्रम और अदक्षता की स्थिति हो सकती है, उसको हतोत्साहित करता है, ठीक है। तो ये व्यवस्था बना दी कि भाई एक गाड़ी है उसके लिए एक ही फास्टैग होगा। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में कथन दिए गए हैं 3। आप ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सही है। पहला, यह योजना पैनल में शामिल सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से लागू की जाती है। इसी तरह से यूपीएससी कथन बनाती है और आप फंस जाते हैं। ध्यान से पढ़िएगा इसको। अच्छा, इस योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान केवल सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के डाटा के आधार पर की जाती है और राज्यों को वैकल्पिक डेटाबेस का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अब इसमें ध्यान देना ये है, पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, कौन सही नहीं है, ऐसे गोला बना दिया करिए जब पूछा जाए कौन सही नहीं है। तो अब देखते हैं, आप अपना सोच लीजिए, ये उत्तर है। फिलहाल यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है जो 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि लोगों को कार्ड दिए जा चुके हैं, वो उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप गांव में रहते हैं, कभी आपको किसी अस्पताल में जाने का मौका मिला है, किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करने का मौका मिला है, तो पता चलेगा कि इसका लाभ नहीं मिल पा रहा उतना। बहुत सारे अस्पताल हैं जो कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड वाले हमारे यहाँ ना आए, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो इसका दुरुपयोग करते हैं मिली भगत करके। फिलहाल वोमेंस की बातें हैं, इंटरव्यू की बातें हैं, ये हमने समझ लिया। अच्छा, 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। इसमें पैनल में शामिल सरकारी और निजी अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक देखभाल शामिल है। मतलब एक लिस्ट भी बनाई जाती है कि यहाँ पर इनका इलाज होता है, तो उसमें द्वितीयक और तृतीयक जो देखभाल की, जैसे ऑपरेशन करना है, भर्ती करने की ज़रूरत पड़ जाए, इस तरह की जो गंभीर स्थितियाँ बनती हैं उनके लिए व्यवस्था की गई। नॉर्मल बुखार लगा है, पेट में दर्द हो रहा है, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों के लिए ये योजना नहीं है। अच्छा, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है। केंद्र प्रायोजित का मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार ने योजना बना दी, राज्यों को बताया कि भाई ऐसे ऐसे लागू करना, हमने बना दिया है, हमारा दिमाग रहेगा, काम तुमको करना है, हाँ पैसा हम भी देंगे तुम भी दोगे, ऐसा व्यवस्था बनाया जा सकता है। लेकिन केंद्र प्रायोजित का मतलब है कि केंद्र ने उसे बनाया है और राज्यों को बताया कि ऐसे ऐसे करना है। इसका वित्त पोषण कैसे होता है, ध्यान से समझ लीजिए। केंद्र और जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बीच पैसा साझा किया जाता है। जितना खर्चा आएगा उसका एक हिसाब बनाया जाता है। अधिकांश राज्यों के लिए 60:40 है, यानी कि 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% पैसा उस राज्य की सरकार देगी। पूर्वोत्तर के लिए, हिमालय राज्यों के लिए ऐसा है कि 90:10 है, यानी कि 90% पैसा केंद्र सरकार देगी, 10% पैसा वहाँ की सरकार देगी। और यहाँ देखिए, बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पूरा 100% पैसा जो है केंद्र ही देगा, क्योंकि आप जानते हैं भाई वहाँ विधानसभा है नहीं, कोई स्वतंत्र चुनाव अलग से होता नहीं है, केंद्र सरकार ही अपने तरीके से काम चलवाती है। राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि होता है जिसको प्रशासक या उपराज्यपाल कह देते हैं। तो जब पूरी तरह से केंद्र के ही कंट्रोल में है तो अलग से कौन पैसा खर्च करेगा, तो सरकार देती है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कार्यान्वयन एक समान नहीं है, अलग अलग है। इसलिए मैंने कहा था कि इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। अलग अलग, कई राज्यों में तो कह दिया था कि हम नहीं लागू करेंगे, बड़ी दिक्कत हुई थी इसको लागू कराने में। अच्छा,
राज्यों को इस योजना को अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ एकीकृत करने की छूट है, जिससे कवरेज और प्रशासन में भिन्नता आती है। ये भी बात है। यद्यपि जो जातिगत जनगणना है 2011 वाला सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना डेटा जो है लाभार्थियों की पहचान के लिए मुख्य आधार है, लेकिन यह योजना राज्यों को वैकल्पिक डेटाबेस का उपयोग करने की अनुमति देती है। भाई राज्य अपने तरीके से पहचान कर सकता है कि कौन गरीब है, किसे इस योजना का लाभ देना चाहिए, तो राज्यों को छूट दी गई है, इसलिए कथन गलत हो गया। इसमें राशन कार्ड डेटा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूचियाँ और राज्य विशिष्ट स्वास्थ्य योजना डेटाबेस शामिल है, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के भुगतान संतुलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है भाई? पहला कथन कह रहा है कि चालू खाता में वस्तुओं, सेवाओं, आय और एक पक्षीय हस्तांतरण से संबंधित लेन देन शामिल होते हैं। दो तरह के खाते होते हैं, हमने विस्तार से पढ़ा है। टॉप 300 की नोट आपको दी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसमें जो चालू खाता, एक पूंजीगत खाता होता है, यहाँ लिखा भी है। चालू खाते में कह रहा है कि वस्तुओं, सेवाओं, आय और एक पक्षीय हस्तांतरण से संबंधित लेन देन इसमें शामिल कर लेते हैं, और जो पूंजी खाता है उन लेन देन को रिकॉर्ड करता है जो निवासियों और अनिवासियों के बीच परिसंपत्तियों या दायित्वों में परिवर्तन लाते हैं। ये कथन हो गया। भुगतान संतुलन में घाटा का अर्थ है कि चालू और पूंजी खातों का कुल योग ऋणात्मक है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को घटाना पड़ता है। इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है खूब कि अगर जैसे मान लीजिए मुद्रास्फीति का में बढ़ोतरी हो गई तो उसका हमारी मुद्रा पे क्या असर पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, अलग अलग तरीके से। ये उसी मूड का कथन है, ध्यान से देखिए। इसके बाद आप अगर क्वेश्चन को समझ गए हैं तो ये कूट दिए गए हैं, आप अपना तरीका आजमा सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद उत्तर देखते हैं। तीनों बातें बिल्कुल ठीक लग रही हैं। चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश जैसे कि ब्याज, लाभांश तथा एक पक्षीय हस्तांतरण जैसे कि विप्रेषण हो गया और सहायता, जैसे मान लीजिए कोई विदेश में कमाने गया सऊदी अरब, वो व्यक्ति भेज रहा है अपने घर, ये सब इसमें शामिल किया जाता है चालू खाते में। किसी देश के भुगतान संतुलन में पूंजी खाता उन लेन देन को ट्रैक करता है जो निवासियों और अनिवासियों के बीच परिसंपत्तियों और देनदारियों के स्वामित्व में परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। बहुत सारी परिसंपत्तियां हैं, उनका लेन देन होता है, उनकी बिक्री होती है। कंपनियां हैं, उनकी परिसंपत्तियों का लेन देन होता है, बॉन्ड्स होते हैं, शेयर होते हैं। इस तरह का जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन है उसे हम पूंजी खाते में रखते हैं। मूलतः यह किसी देश में आने और जाने वाली पूंजी के प्रवाह को दर्शाता है। भुगतान संतुलन घाटा तब होता है जब किसी देश के चालू खाते और पूंजी खाते का योग ऋणात्मक होता है। सिंपल सी बात है कि एक देश ये है, दूसरा देश ये है, इसके पास दो तरह के खाते हैं, एक चालू खाता, एक पूंजी खाता। अब इसमें 100 रुपये आए, चाहे चालू खाते में आए चाहे पूंजी खाते में आए, कुल मिला के 100 रुपये आए, लेकिन इस देश से 105 रुपये वापस चले गए, तो दोनों का मिला के एक तरह से कहें कि योग ऋणात्मक आ गया। 5 रुपये हमारा माइनस हो गया, ज़्यादा इधर चला गया है, तो हम कहेंगे कि भुगतान संतुलन ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझ लिया। इसका अर्थ है कि देश से बाहर जाने वाली वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का कुल मूल्य देश के अंदर आने वाली राशि के मूल्य से ज़्यादा होता है। हम जितनी कीमती चीज़ें अपने यहाँ मंगा रहे हैं, जो वैल्यू एड कर रही हैं, उससे ज़्यादा की चीज़ें हमारे यहाँ से जा रही हैं, बेसिकली विदेशी मुद्रा जा रही है, तो भुगतान संतुलन गड़बड़ाया है, माइनस में। इस घाटे के कारण देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक इस कमी को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा बेचता है। अब हम अमेरिका से व्यापार करेंगे तो डॉलर हम देंगे अपने यहाँ से, ठीक है, तो जाएगा ही। आगे बढ़ते हैं। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना एक बनाई गई है, उसके बारे में आपको बताना है। 3 कथन दिए गए हैं। इसे अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक क्रियान्वित किया जाएगा और इसका लक्ष्य पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत लगभग 2 करोड़ कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। तो मैंने लगभग कह दिया, आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। 1.92 करोड़ कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। यह वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम से जुड़ी 2 किस्तों में 1 महीने का ईपीएफ वेतन प्रदान करता है, जिसका एक हिस्सा दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए एक निश्चित बचत खाते में जमा किया जाता है। मैं फिर से इस कथन को पढ़ देता हूँ, क्योंकि मैंने गलत जगह पे पॉज लिया था।
यह वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम से जुड़ी 2 किस्तों में 1 महीने का ईपीएफ वेतन प्रदान करता है, जिसका एक हिस्सा दीर्घकालिक बचत योजना को प्रोत्साहित करने के लिए एक निश्चित बचत खाते में जमा कर दिया जाता है। ये बात कही गई है। अच्छा, योजना के तहत पहली बार नौकरी पर आने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली का उपयोग करके, एबीपीएस का प्रयोग करके, डीबीटी जिसको हम प्रत्यक्ष भुगतान हस्तांतरण कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहते हैं, इस मोड के माध्यम से किया जाएगा। ये 3 कथन दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सा सही है। बाकी जो मेरा काम है मैं आपको बता देता हूँ कि इस योजना के बारे में कौन कौन सी बातें ठीक है। पहली बात, अभी अगस्त 2025 की बात है, इसे लागू किया गया है, मतलब इसे अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू किया जाएगा, ये टाइम पीरियड है। यह योजना 1.92 करोड़ प्रथम बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत कर्मचारियों को लक्षित करती है और इसके तहत उन्हें 1 महीने में ईपीएफ वेतन जो 15,000 रुपये तक होगा 2 किस्तों में दिया जाएगा, सेवा के 6 और 12 महीने के बाद। इसमें वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना अनिवार्य कार्यक्रम होगा, उसमें शामिल होना पड़ेगा। एक हिस्सा एक नियत बचत खाते में जमा किया जाएगा ताकि दीर्घकालिक बचत की आदत को बढ़ावा दिया जा सके। पैसा इन्हीं को दिया जा रहा है, लेकिन एक अलग खाते में, वो बाद में उनको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात है। योजना के भाग 1 के अंतर्गत, इसके अलग अलग भाग हैं, उसके अंतर्गत पहली बार नौकरी पर रखे गए कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली का उपयोग करके, एक ये भुगतान प्रणाली है कर्मचारियों को देने के लिए, ठीक है ना, इस मतलब वेतन वगैरह देने के लिए, भुगतान करने के लिए, इसके बारे में आप थोड़ा और जानकारी ले सकते हैं। तो ये डीबीटी के माध्यम से इसी मोड में उनको पैसा दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश फारस की खाड़ी की सीमा पर स्थित है? बताइए, फारस की खाड़ी की सीमा पर ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे जा रहे हैं। काला सागर के आसपास कौन है, यूक्रेन से किस देश की सीमा लगी हुई है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बताइए, फारस की खाड़ी से कौन से देश लगे? मैं एक चित्र बना दूं क्या? हालांकि इस पे ये अफ्रीका है, ठीक है, ये मान लीजिए ये सऊदी अरब वाला हिस्सा है, और ऐसे मान लीजिए कि ये, अरे इंडिया तो मैंने ख़राब कर दिया, कोई बात नहीं, ये भारत है। ये इधर वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम फारस की खाड़ी कहते हैं, ये अरब सागर है, उसको गल्फ़ कहा जाता है। जो लोग इस देश के आसपास, मतलब इसके आसपास जो देश बसे हुए वहाँ जो कमाने जाते हैं, लोग कहते हैं कि गल्फ़ कंट्री में कमाने गए हैं। तो उस गल्फ़ के सीमा पर कौन कौन से देश हैं? आपको 1 मिनट रुकिए, आपने पढ़ ही लिया, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इनमें से बताना है कौन है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये सब है। फारस की खाड़ी एक बार मैप में देख लीजिए तुरंत, तो अगर आपके आसपास कहीं मैप है तो, क्योंकि अगर आप टालेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसी बहाने आपको देखना चाहिए कि ये है कहाँ। महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, प्रश्न आते रहते हैं। यह दक्षिण पश्चिम ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच में अरब सागर की एक शाखा है। अभी मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दिया ही था बना के चित्र। सीमावर्ती देश में कौन कौन से हैं देख लीजिए। कुछ ही देश हमने ऑप्शन में दिए थे, लेकिन आपको ये पूरा याद कर लेना है, ज़्यादा काम आएगा। पीडीएफ तो दे दी गई है, पीडीएफ ले लीजिए, सारे प्रश्नों की व्याख्याओं को अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, सबूत के रूप में मैं इसको भी शामिल करूँगा एग्ज़ाम के बाद। और ये बात तो मैं बता ही रहा हूँ कि बस इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ लीजिए, हो गया। इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं लगातार 4 साल से सबूत दिखा रहा हूँ, बस इतना पढ़िए, प्रीलिम्स निकल जाएगा। थोड़ा सा बेसिक पे अपने ध्यान देना है ताकि क्वेश्चन तो समझ में आए। अच्छा, कौन से हैं? इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान है और ईरान, ये सब शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। यह पूर्व में ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। होर्मुज जलडमरू मध्य, उत्तर में केशम द्वीप और ईरान के तट, दक्षिण में अरब प्रायद्वीप और मुसंडम प्रायद्वीप के बीच स्थित है। ये छोटे छोटे जो स्थान हैं, कभी कभी जब ज़्यादा यहाँ की कोई बात चर्चा में हो जाए तो यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ लेती है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब ये प्रश्न देखिए, अक्सर समाचारों में आप ऐसे शब्द देखते हैं और अक्सर यूपीएससी के पेपर में आप ऐसे प्रश्न देखते हैं, इसीलिए इसे इग्नोर मत करिए। इसमें लिखा है प्रिज्म है, पेस है, CTR HD है और A2K+।
सबसे बढ़िया वर्णन कौन कर रहा है? ये 4 कथन दिए गए हैं। कहने का मतलब ये कि इनके बारे में जो लाइन लिखी गई है, कौन वाली लाइन सही है? नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास और एमएसएमई को समर्थन देने के लिए ये सरकारी योजनाएं हैं, यानी कि योजनाओं का नाम है। बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय स्थिरता पहल है कोई। और डी कह रहा है कि भारत में ग्रामीण छात्रों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। बताइए कौन सा सही है? कोई एक ही सही होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका ये सही है। ये जितने शब्द आप देख रहे हैं बेसिकली भारत में विभिन्न सरकारी योजनाओं को संदर्भित करते हैं, जिसका उद्देश्य नवाचार, तकनीकी विकास और इनको बढ़ावा देना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का समर्थन करना है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। जैसे प्रिज्म है, ये जो है व्यक्तियों, स्टार्टअप और एमएसएमई में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए नव प्रवर्तकों और एमएसएमई का समर्थन करती है। पेस योजना है पीएसई, पेटेंट अधिग्रहण और सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास। पेस नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यवसायीकरण में उद्योगों को सहायता प्रदान करता है ये। उसके बाद से CTRDH, आप चाहें तो इसका विस्तार से अंग्रेजी वाला वर्जन पढ़ सकते हैं। सामान्य अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, ये एमएसएमई के लिए साझा बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करते हैं। और A2K+, ये क्या है? प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार के लिए ज्ञान तक पहुंच करने के लिए ये उद्योगों और अनुसंधान निकायों को तकनीकी और नवाचार संबंधी जानकारी देने के लिए इस योजना को लाया गया है। बाकी आपका क्या काम क्या है? आने वाली सीरीज़ की वीडियोस आपको एडवांस में दी गई हैं। टॉप 300 की लगभग सारी नोट आपको दी जा चुकी है। आप सिंपली इस पर मैसेज करिए, तुरंत नोट लीजिए और जितनी जल्दी हो सके सब कुछ छोड़ छाड़ के उसे तैयार कर लीजिए और उसे रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन इसी बात से होगा कि आपने इन टॉपिक को पढ़ा या नहीं। कहीं से पढ़िए, लेकिन इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है। हमने बस इतना किया है कि आपका काम आसान कर दिया है। जो काम आप साल भर में करेंगे उस काम को आप एक हफ्ते में कर सकते हैं। तो जल्दी से नोट ले लीजिए, इस पर मैसेज कर दीजिए। बाकी वीडियोस में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।